मैं पिछले कुछ दिनों से हाउस वीडियो टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कम से कम 20 से 30 वीडियोस देख चुका हूँ। सारी वीडियोस देखने के बाद एक कॉमन चीज मेरे को सबके कमेंट्स में मिली है। कुछ लोगों का बोलना है जे जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, मतलब उसके अंदर हमें पूरी डिटेल के अंदर नहीं समझाया जा रहा है। किसी का बोलना है जे इस टॉपिक के ऊपर कोई ए टू जेड मतलब फुल डिटेल वीडियो कोई नहीं बना रहा है, जो कि बनानी चाहिए इसके ऊपर। कोई ये बोल रहा है जी वीडियो के अंदर कोई वर्ड्स ऐसे इतने हार्ड यूज किए जा रहे हैं जो हमारे सर के ऊपर से निकल जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है जी उन्होंने बोल क्या दिया। तब मैंने डिसाइड किया जी मैं हाउस वीडियो टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ए टू जेड, एक सिंपल भाषा में, जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाए जी हाउस वीडियो का प्रोसेस पूरा है क्या। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको किसी और यूट्यूबर की या किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउस वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए आपको ये 15 चैप्टर्स को सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो चैप्टर नंबर 1, हाउस वीडियो है क्या चीज। इंडिया में आपने आईटीआई का नाम सुना होगा, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो या कुछ भी होते हैं, सबको काम सिखाया जाता है, थोड़ा सा उनको पढ़ाया भी जाता है और उनको बाहर भी काम करवाया जाता है जिससे उनको पैसे भी मिलते हैं। सेम यही चीज हाउस वीडियो है जो जर्मनी के अंदर होती है। तो हाउस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक जर्मन कंपनी तुम्हें ट्रेनिंग देती है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको हाथ से काम सिखाती है, मतलब चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या होटल लाइन हो या कोई हॉस्पिटल हो या आप इलेक्ट्रिशियन हो, मतलब जो भी आपकी फील्ड है, 3 से 4 दिन आपको एक फील्ड वर्क दिया जाएगा जिसके अंदर प्रैक्टिकली आपको काम सिखाया जाएगा। बाकी के जो 1 से 2 दिन है वो आपको जर्मन स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थ्योरी सिखाई जाएगी। मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर सिखाया जाएगा जी इसके अंदर कितने सर्किट्स होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी का है तो उसको समझाया जाएगा जे इन डिशेस के नाम क्या क्या हैं, एक थ्योरी के ऊपर लिख के। अगर कोई नर्स है तो उसको उसके हिसाब से सिखाया जाएगा। तो हफ्ते में 4 दिन लगा के चलो आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो और 1 से 2 दिन लगा के चलो आप कॉलेज जा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 से 2 दिन स्कूल जा रहे हो तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अगर आप स्कूल भी जा रहे हो तो कंपनी आपको फिर भी पे करेगी। पहले दिन से आपका पे शुरू हो जाएगा। कोई इसकी फीस नहीं है, कोई आपको लोन उठा के इस कोर्स के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी में इस टाइम 54,400 हाउस बिल्डो की पोजीशंस खाली हैं। मतलब जर्मनी को इस टाइम वर्कर्स चाहिए और तुम जाओगे तो तुम्हें 100% है जो काम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये समझते हैं जो हाउस बिल्डो हमें कौन सी फील्ड के अंदर लेना चाहिए, किस फील्ड के अंदर जल्दी मिलता है। कंस्ट्रक्शन लाइन होगी है जिसके अंदर अपना राजमिस्त्री वगैरह होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, पेंटर। फिर आता है अपना होटल लाइन और रेस्टोरेंट्स हो गए हैं जिसके अंदर किचन, हाउसकीपिंग वाले, वेटर हो गए हैं। फिर नर्सिंग वाले और केयर वाले, जहाँ पे जर्मनी के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवा करनी होती है। फिर लॉजिस्टिक लाइन हो गई है जहाँ पे वेयर हाउस हो गए हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए हैं। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर्स जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबली वाले। ये सारी पोजीशन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्स वाले वर्कर्स के लिए है। इसमें कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। अब प्रोग्राम ये कितने साल का होता है, देखो ये प्रोग्राम 2 से 3 साल का होता है, बाकी डिपेंड करता है जो आपकी फील्ड कौन सी है। ये खत्म करने के बाद आप लोग ऑफिशियली जर्मन के अंदर एक स्किल वर्कर के नाम से जाने जाओगे और तब आपकी जो सैलरी होगी वो 2500 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक मिल सकती है। तो ये था चैप्टर 1। आई होप आपको चैप्टर 1 समझ आ गया हो जो हाउस बिल्डो है क्या। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, मतलब एलिजिबिलिटी। क्या मैं जा सकता हूं या मैं नहीं जा सकता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एज की। देखो, जो जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हाउस बिल्डो की एज के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। अगर आप 45 साल के भी हो तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो हाउस बिल्डो को। लेकिन सच ये है जो जर्मन के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं 18 साल से लेकर 30 साल के बंदों को। अगर आप 30 साल के हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप 35 साल से ऊपर हो तो आपको हाउस बिल्डो के लिए काफी कंपनीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट जहां पे आपको 5 कंपनी या 6 कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, अगर आप 35 साल से ऊपर हो तो शायद आपको 10 से 15, 15 से 20 कंपनीज के अंदर हाउस बिडो के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए। देखो,
क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ +2 पास होनी चाहिए। कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं चाहिए, कोई एमबीबीए नहीं चाहिए, कोई एमबीए नहीं चाहिए, कोई नर्सिंग की डिग्री नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ आप +2 पास होने चाहिए, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। दूसरा, अगर हमारे पास +2 नहीं है तो अगर आपके पास 10th है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसके अंदर चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर वो +2 वालों को ही करते हैं। बट अगर आप इंडिया में किसी फील्ड के अंदर काफ़ी साल से एक्सपीरियंस्ड हो, लाइक आप मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आपके पास इनका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इन जैसे लोगों को सबसे पहले कंपनीज हाउस बिडो देती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, जी +2 तो हमने कर ली है, बट हमारे +2 में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जी हमारे अगर सिर्फ 33% मार्क्स हैं तो उस पे हमारा नहीं होगा, सिर्फ जिनके 70% 80% है सिर्फ उनका ही होगा? तो ऐसा नहीं है। जो जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर परसेंटेज का कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने जी हमें इतने परसेंट वाले ही बंदे चाहिए। सिर्फ उनको +2 पास वाले बंदे चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज है जो ट्रिकी है। मान लो आपके 33% +2 में है और किसी और ने भी अप्लाई किया है, उसके परसेंट 65 है, तो ऑफकोर्स वहां पे जो कंपनी रहेगी वो सबसे पहले 65% वाले को ही हायर करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जी आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तभी आप हाउस बिडो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो नर्स, जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले हैं, जो नर्सिंग वगैरह हैं, इनके थोड़े से परसेंटेज देखे जाते हैं, हाई होने चाहिए। बट आपको ये लगता है कि आपके परसेंट सिर्फ 35 हैं, 45 हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, जो जर्मन लैंग्वेज टेस्ट होता है उसका B2 लेवल जो होता है वो आप क्लियर कर लो, तो आपके परसेंटेज कोई भी नहीं दिखेगा, वो सबसे पहले आपका लैंग्वेज दिखेगा। अगर आपके पास B2 का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है देन आपका मार्क्स कोई भी नहीं देखने वाला है। आई होप के चैप्टर 2 भी आपको अच्छे से समझ आया हो। इन केस अगर कुछ चीजें फिर भी मिसिंग लगती हैं तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सब पूछते हैं जी हमें कौन से लेवल की जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन ऑफिशियल रूल के हिसाब से B1 लेवल जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए आउट्सबीडो के लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ लोग ये पूछेंगे जी B1 क्या होता है। अब मान लो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हमको वो कितनी अच्छी तरीके से आती है, ये होता है वो टेस्ट। लाइक मुझे हिंदी बहुत कम आती है तो उसको मैं बोलूंगा जी मेरा B1 लेवल है, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ। लैंग्वेज में आपके 6 स्टेज होते हैं, लाइक A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये आपके लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं। तो देखो A1 और A2 में नॉर्मल बोली जाती है, बेसिक, लाइक मेरा नाम फरियाद है और मैं इंडिया से हूँ, इतनी बेसिक। जो B1 होती है उसके अंदर आप बात कर सकते हो इजीली, लाइक मेरा नाम फरियाद है, मैं इंडिया से हूँ और मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये काम आता है, ये है B1। जो हेल्थ केयर और नर्सिंग वाले होते हैं इनको मिनिमम B2 लेवल का लैंग्वेज आना चाहिए। अगर ये B2 से नीचे रह जाते हैं तो इनकी जो फाइल होगी वो रिजेक्ट हो सकती है, तो इनको कम से कम B2 लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इसी में एक सवाल और है जी ये लैंग्वेज सीखने में हमें कितना टाइम लगेगा। देखो A1 और A2 सीखने में आपको मिनिमम 3 महीने लग जाएंगे। B1 जो हमें चाहिए उसे सीखने में हमें 4 से 5 महीने लग जाएंगे। जो नर्सिंग वाले हैं उनको B2 सीखने में कम से कम 8 से 9 महीने लग जाएंगे। C1 और C2 सीखने में कम से कम साल 1.5 साल लग जाएगा। अब इसी में एक और सवाल है, जी लैंग्वेज तो आपने हमें बता दिया बट हम ये सीखे कहाँ से। देखो एक तो फ्री में सीखने के लिए हमारे पास यूट्यूब है, बट हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि हम यूट्यूब का वहां नहीं लगा सकते, हमें सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो इंडिया में ग्योथ इंस्टीट्यूट है, ये जर्मनी का ऑफिशियल लैंग्वेज स्कूल है वहां पे, जिनके सेंटर्स मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, पुणे में और बेंगलोर जैसी सिटीज में हैं। तो आप इन जैसी सिटीज से हो तो आप सीख सकते हो इजीली। अब इसी में एक और सवाल, ये जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या होएगी। देखो B1 लैंग्वेज की जो जर्मन की कॉस्ट है वो 8 से 12 हज़ार तक होएगी।
अब इसमें एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्या इंग्लिश से काम नहीं चल जाएगा? ज़रूरी है क्या हमें जर्मन आनी चाहिए? यस, ज़रूरी है आपको जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे काम करने जाओगे, वहाँ भी जर्मन में बात करेंगे। आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ भी जर्मन में बात करेंगे। जो आपके क्लाइंट्स होंगे, वो भी जर्मन में बात करेंगे। जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, वो भी आपसे जर्मन में ही बात करेंगे। तो जर्मन आनी ज़रूरी है। जो भी आपको ये बोल रहा है जे जर्मन की लोड नहीं है तो इंग्लिश सीख के यहाँ पे आ सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसको पता नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। आपको ये तो पता लग गया है कि जर्मन कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। अब ये बात करते हैं जो अब हमें कंपनी कैसे ढूंढनी है। तो चैप्टर नंबर 4 है ये कंपनी कैसे ढूंढनी है। तो देखो, जो भी एजेंट आपको ये बोलता है ना जी लाखों रुपए लग जाते हैं जर्मन के आउसविडो के लिए, तो सब झूठ बोलते हैं। आउसविडो फ्री है। जिस वेबसाइट पे जाके वो अप्लाई करते हैं वही वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे है, देखो यहाँ पे। पहली वेबसाइट है makeitgermany.com। ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और आउसविडो की पोजीशन लिस्टेड होती है यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। दूसरी वेबसाइट है ये ये जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का पोर्टल है, लाखों जॉब लिस्टेड है, आउसविडो भी यहाँ पे फ्री है। तीसरी वेबसाइट है आउसविडो.डी। ये स्पेशली आउसविडो के लिए बनाई गई है। फील्ड और सिटी हिसाब से आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें आउसविडो अप्लाई कब करना है? देखो, जर्मनी में साल में 2 बार आउसविडो शुरू होती है, अगस्त और सितंबर में, या जनवरी या फरवरी में। तो आपको जो भी एप्लीकेशंस अपनी भेजनी है कंपनीज के अंदर, वो 9 से 12 महीने पहले ही भेजना शुरू कर दो। मान लो आपको नेक्स्ट ईयर 2027 के एंड तक पहुंचना है, तो आप सितंबर से फाइल्स कंपनीज के अंदर डालनी शुरू कर दो, तब जाके आप नेक्स्ट ईयर तक पहुंच पाओगे। अब हमें सीवी कैसे बनानी है? देखो, जो जर्मन का सीवी है वो इंडियन स्टाइल में नहीं होता है, वैसे मैंने लिख लिया है। तो आपको प्रोफेशनल फोटो चाहिए अपनी, जो सूट में हो, मतलब सिंपल ना हो, सूट में। बैकग्राउंड आपका सिंपल और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। 1 से 2 पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो अभी आपका सीवी हो। सब कुछ जर्मन के अंदर लिखा हो, इंग्लिश में नहीं लिखना है उसे। अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लिखो, चाहे आपका एक्सपीरियंस इंडिया से ही क्यों ना हो। अपनी स्किल्स को अच्छे से मेंशन करो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हो या किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड से हो। अपनी स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना उसके अंदर। जो सीवी के टेम्पलेट्स हैं वो आपको गूगल के ऊपर फ्री में मिल जाएंगे। गूगल के ऊपर आप सिंपल लिख सकते हो जर्मन सीवी टेम्पलेट्स, तो आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे और आप वहाँ पे इजीली बना सकते हो। किसी को भी हजारों रुपए देने की लोड नहीं है एक सीवी बनाने के लिए। अब इसमें सवाल है जो हम कितनी कंपनीज को अपनी सीवीज भेजें। तो 1-2 कंपनी में मत भेजना, कम से कम 10 से 15 कंपनीज में अपनी सीवीज को भेजना, क्योंकि कुछ कंपनियां रिजेक्ट भी करेंगी। तो अगर तुम 10 से 15 कंपनीज में भेजोगे, तब जाके कोई 2 या 3 कंपनीज आपकी सीवीज को एक्सेप्ट करेंगी। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू होएगा, वो होएगा जूम के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर। और जो लैंग्वेज होएगी वो जर्मन में ही आपका इंटरव्यू होएगा, इंग्लिश में नहीं होएगा। तो वही सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप सब कुछ अपना अप्लाई करना। तो अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये भी आप देख लो। वैसे तो मेरे पास पर्चा है, तो मैं आपको सीधा यहीं से देख के बताऊंगा, क्योंकि इतना मेरे से भी याद नहीं होगा। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, +2 और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके लोकल थाना कचहरी होती है, जो भी वहाँ पे नोटरी स्टैम्प करवाना पड़ेगा आप लोगों को जाके। जो भी आपको जर्मन का सर्टिफिकेट मिलेगा लैंग्वेज का, वो आपके पास होना चाहिए। जो आपका ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ये आपको कंपनी देगी, जो आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी। फिर उसके बाद आपका सीवी जो जर्मन स्टाइल में होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। फिर मेन इंपॉर्टेंट कवर लेटर जर्मन में होना चाहिए। इसमें आप बताओगे अपने बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, कितना एक्सपीरियंस है, आपकी फैमिली में कौन है। मतलब कवर लेटर के ऊपर आपको अपनी लाइफ के बारे में सब बताना है, शुरू से लेकर एंड तक। और क्यों वहां जा रहे हो, आप वहां पे क्या करोगे, कौन सी कंपनी बुला रही है, सब कुछ आपको A to Z कवर लेटर में लिखना पड़ता है। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक वीजा का हिस्सा होता है। फिर आ गया हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस को भूल जाते हैं। फिर अकोमोडेशन प्रूफ। देखो, यहाँ पे लोग पूछते हैं जी हम तो इंडिया में हैं, अकोमोडेशन प्रूफ कैसे दे सकते हैं? तो जो भी आपकी कंपनी होएगी उससे आपने बात करनी है, वो कंपनी का एड्रेस देंगे आपको, तो वो आपको एड्रेस उसमें डाल के देना होता है।
फिर आपकी बायोमेट्रिक फोटोज, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं, वो आपको डिजिटली देनी पड़ती हैं उनको। तो ये सारी लिस्ट थी। ये आप एक बार ना लिस्ट की फोटो भी मैं यहाँ दे देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो ये करते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल नहीं करवाते हैं। या तो वो भूल जाते हैं या उनको कोई बताता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से रखना। उन डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ चीज़ें मैं और भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं जी किसी भी इंडियन एचडीएफसी बैंक या इधर उधर से जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बट नहीं। मैं आपको ये नीचे नाम दे रहा हूँ। आपने जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है इनसे लेनी है। आपने इनको मेल करना है। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लाइक आपका पासपोर्ट मांगेंगे। जो हाउस बिल्डो, जो आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको लेटर मिलेगा, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मांगेंगे। जिस कंपनी ने आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया है, जो कंपनी आपको बुला रही है, उसका एड्रेस तक वो मांगेंगे। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसकी कम से कम फीस आपकी होएगी 130 यूरो से लेकर 150 यूरो। जो हाउस बिल्डो के लिए जा रहे हैं उनकी ये फीस है। सो आई होप ये चैप्टर 5 आपको समझ आया हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6, जो इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता, एपीएस सर्टिफिकेट। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। ये जर्मनी की एक वेरिफिकेशन सेंटर है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स या वर्कर्स जा रहे हैं, तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये वेरीफाई करते हैं, सर्च करते हैं क्या ये फेक तो नहीं है। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसके बारे में आपको नहीं बताते हैं। बट जो भी आउट्स बिडो के लिए जा रहे हैं उनको एपीएस की जरूरत नहीं पड़ती है सर्टिफिकेट की। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो डिग्री के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, या स्टडी वीजा के ऊपर जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है सिर्फ। अब आते हैं हम चैप्टर 7, अपना वीजा प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप इसको भी आपको समझाता हूँ। अब स्टेप 1, पहले आपको अपनी कंपनी ढूंढनी है। वीजा अप्लाई करने से पहले ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। कंपनी का साइन लेटर होना चाहिए। बिना इसके एम्बेसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहला स्टेप था ये। स्टेप 2, अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने हैं, अपोस्टाइल करवाने हैं। अपोस्टाइल की जो फीस होती है वो 3 से 5 हजार होती है पर डॉक्यूमेंट। बाकी वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। स्टेप 3, एम्बेसी अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है वो मिलना बड़ा मुश्किल है इंडिया के अंदर। वैसे इसके जो ब्रांचेस है वो मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में ही है सिर्फ। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी एम्बेसी के अपॉइंटमेंट बुक करना। स्टेप 4, आपका जो एम्बेसी इंटरव्यू होगा। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना, जो आपका इंटरव्यू होएगा वो जर्मन में हो सकता है। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ आप इंग्लिश में बोलने लग गए तो शायद आपका जो वीज़ा होएगा वहीं रिजेक्ट हो जाए। और आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा जे आप हाउस बिल्डो कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आप कौन सी ट्रेनिंग में जा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। 4-5 क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, बट आपको जर्मन में रिप्लाई करना पड़ेगा उन्हें। स्टेप 5, एम्बेसी की फीस कितनी है। देखो एम्बेसी की फीस 75 यूरो है। इंडिया के अंदर कन्वर्ट करूँ तो वही 8500। स्टेप 6, वेट करो कम से कम 8 से 12 हफ्ते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी कंपनी से क्या मांगना है। देखो सबसे पहला आउस बिडो, जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होएगा वो आपको मांगना है। दूसरा आउस बिडो प्लानिंग सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर सब लिखा होगा, कब आ रहे हो, कब जाओगे, कौन सी स्टडी करोगे, कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पे लोगे, किस फील्ड के अंदर काम करोगे, ए टू जेड उसके अंदर लिखा होता है। तीसरा, कंपनी का एकोमोडेशन लेटर जो आपको एम्बेसी के अंदर सबमिट करना है, ये आपको मांगना है। चौथा, आई एच के या एच डब्ल्यू के रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन लेटर। ये 4 चीजें आपको अपनी कंपनी से मांगना है और अपने वीजा के साथ ही लगाना है। अगर इनमें से कोई भी पेपर मिस हुआ तो मान लो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सारे जर्मन लैंग्वेज में आएंगे। तो आपको इनको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। जो ट्रांसलेट करवा के 2 कॉपीज लेनी पड़ेंगी। और इंग्लिश जो ट्रांसलेटर करवाया आपने वो, और जो आपका जर्मन पेपर होएगा वो दोनों को कंबाइन करके आपको एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पे, जहाँ पे आपका एक्सपेंस बताऊंगा, जे लैंग्वेज से लेकर वीजा तक आपका कितना खर्चा आने वाला है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका जो भी जर्मन लैंग्वेज टेस्ट होएगा, हमारे जो मैंने आपको बताया था 8 से 12 हजार रुपये, वो आपकी एग्जाम की फीस थी। जो कॉलेज की फीस होएगी वो आपकी 30 से लेकर 80 हजार तक हो सकती है, डिपेंड करता है सिटीज के ऊपर। तो हो भी सकता है 40 का भी हो सकता है 80 का भी हो सकता है 30 का भी हो।
एग्जाम की फीस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 8 से 12 हज़ार की फीस एक वो होती है। आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट होगी उसे अपोस्टल करवाने जाओगे तो वही 3 से 5 हज़ार रुपये पर डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर हम 5 हज़ार भी लेके चलें तो 2 डॉक्यूमेंट के 10 हज़ार रुपये हो गए। जो आपका सीवी होएगा और कवर लेटर होएगा वो आपको जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, जिसके कॉस्ट आ सकती है 5 हज़ार तक। एम्बेसी की जो फीस होएगी वो होएगी 8500। उसके बाद जब आपका वीज़ा एंड ऑल सारा कुछ आ जाएगा तो आपकी जो फ्लाइट टिकट होएगी वो 40 से 50 हज़ार तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 60 तक 70 तक भी हो सकती है। तो इतना मोटा मोटा खर्चा आपका आएगा। फिर जर्मनी पहुंचने के बाद आपके पास 1 महीने का अपना रूम रेंट होना चाहिए, मंथली का आपका ग्रोसरी का होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज एंड ऑल, मतलब टोटल मिला के 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पे, अकोमोडेशन। तो देखो, या तो आप वहां पहुंचने के बाद शेयरिंग्स में अगर आप किसी को जानते हो तो वो आपको रूम दिला देगा, नहीं तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हो जो वहां पे डोरमेट्री होती हैं उसके अंदर हमें रूम दे दें। बाद में आप बाहर शिफ्ट कर सकते हो या आप जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है रूम उसके अंदर रह सकते हो। एक रूम के अंदर वही 4 से 5 जने रहते हैं, बट उसका रेंट भी काटते हैं वो लोग। अब चैप्टर नंबर 11, क्या हम हाउस बिल्डो के साथ में पार्ट टाइम जॉब बाहर कर सकते हैं? वैसे तो अलाउड होता है, आप कर सकते हो। आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ती है, वो दे भी देते हैं, बट आपकी पढ़ाई के साथ आपका जो हाउस बिल्डिंग ट्रेनिंग चलेगा वो कम से कम 12 घंटे का चलता है। तो उसके बाद अगर आपके अंदर हिम्मत होएगी तो आप बाहर कर सकते हो। कई लोग वीकेंड्स पे करते हैं क्लीनिंग का, या किसी ग्रोसरी स्टोर में कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 12, क्या फैमिली को बुला सकते हैं? तो देखो, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते हो। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, आप एक स्किल्ड वर्कर बन जाओगे, उसके बाद आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हो। चैप्टर नंबर 13, पीआर और सिटीजन। तो देखो, आपकी जो ट्रेनिंग पर्पस है वो 2 से 3 साल होएगा। उसके बाद जब आप फुल टाइम स्किल्ड वर्कर हो जाओगे तो 2 साल बाद आप लोग पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल बाद जब पीआर मिल जाएगी उसके 4 साल बाद आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, आप टाइमली पेंशन भर रहे हो, आप टाइमली इनकम टैक्स भर रहे हो। अगर ये सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं तो ये सारी पीआर और सिटीजन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो ये सारा प्रोसेस था हाउस बिल्डो के बारे में। तो अगर आपको और भी कुछ इसके अंदर जानना है, आपको लगता है कोई पॉइंट मिस रह गए हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल में उसको रिप्लाई करूंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है इससे कुछ हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना।